हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने वाले हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए। इसमें हम लोग गणित की बुक 1.1 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग सवालों पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने, यानी कि कुछ संख्याएं, अगर ये संख्या आप आसानी से समझ गए तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पहले हम लोग इस संख्या को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसको एक आप समझ लीजिए एक संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में सबसे पहले एक लेते हैं, वन। वन का अगला नंबर टू आता है, अगला नंबर टू होता है, अगला नंबर थ्री होता है, अगला नंबर फोर होता है, अगला नंबर फाइव, सिक्स। यानी वन से नंबर लेना है और आगे गिनते जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनंत तक गिनते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, यानी ये गिनती कभी खत्म नहीं होगी, हम जहाँ गिन सकते हैं। तो एक से गिनना शुरू करें और अनंत तक जाए, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि एन। तो लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। वन से चालू होता है और प्लस की ओर बढ़ती जाता है, धनात्मक की ओर, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें हम जीरो को भी जोड़ दें, अगर जीरो को भी जोड़ दें तो यही संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसे संख्या जो जीरो से शुरू होता है और धनात्मक की ओर बढ़ता जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या प्राकृतिक पूर्ण में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, बाकी हम समझाते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से शुरू होता है और आगे की ओर यानी धनात्मक की ओर बढ़े, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जिसमें जो जीरो से लेकर धनात्मक की ओर बढ़े, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से चालू होता है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, तो सारे संख्या इसके अंदर आ गए, इसीलिए सारे संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या जीरो से चालू होता है, 1 0 1 2 3 4 पूरे अनंत तक, ठीक है। सवाल बनेगा, ऐसा कौन सा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? देखिए, पूर्ण संख्या जीरो से चालू होता है, प्राकृतिक संख्या वन से चालू होता है, तो जीरो जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक नहीं है। ऐसा सवाल बना सकता है। लेकिन एक तो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है, क्योंकि ये इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जीरो से प्लस की ओर भी बढ़े और जीरो से माइनस की ओर बढ़े, माइनस का मतलब होता है जीरो के लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस में नंबर आएगा। जिस तरह से जीरो से हम लोग आगे बढ़े प्लस की ओर, तो एक तरह से गिनती आ गया, उसी तरह से जीरो जीरो के पीछे जाएंगे तो वही नंबर आएगा, ये भी अनंत तक आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर आप जीरो से प्लस और माइनस दोनों तरफ ले ले तो उसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इंटीजर, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से चालू होता है और धनात्मक की ओर बढ़ता है, उसे प्राकृतिक। पूर्ण संख्या जीरो को भी जोड़ ले, मतलब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी जोड़ ले तो पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्णांक ये जीरो से धनात्मक की ओर एवं जीरो से ऋणात्मक की ओर दोनों ओर बढ़ता है, तो उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक। अगर सम और विषम। सम उसे कहते हैं, सम संख्या वो होता है जो 2 4 6 8 10, यानी वैसी संख्या जो दो से चालू होता है और दो का टेबल में चलते रहता है, उसे सम संख्या कहते हैं। या ऐसे सोचिए कि दो 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 जोड़ते जाइए, जहां तक जोड़ पाएंगे सारा नंबर सम हो गया। तो ये भी इन्फिनिटी है, अनंत, क्योंकि आप बहुत आगे जा सकते हैं। या ऐसे कहिए कि जो संख्या दो से भाग चला जाए वो सम कहलाता है। फिर आता है विषम। विषम संख्या ऐसी संख्या जो दो से भाग ना जाए, वो विषम कहलाता है। वह 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे विषम संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसमें से अगर सम संख्या को हटा दिया जाए तो बचा संख्या विषम होगा, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 सारे सम को हटा देंगे तो बचा नंबर 1 3 5 7, तो ये विषम होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य ना हो और ये अनंत तक चलता रहे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम और विषम समझ गए। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो वन और खुद से डिवाइड हो, उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे टू, तो टू में
किसका फैक्टर है 2 इंटू 1, तो ये अभाज्य है। फिर आता अगला 3, तो 3 में किसका फैक्टर 3 इंटू 1। फिर आता 5, तो 5 में किसका फैक्टर है 5 इंटू 1। तो ऐसा संख्या जिसमें खुद और 1 से भाग जा सकता है उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे कि 2 से भाग चला जाएगा, 2 1 का 2, और 1 से भी जाएगा 1 2 ये 2, ठीक है, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जो खुद से और या 1 से भाग जाए उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसी संख्या जो किसी से भाग ना जाए उसे अभाज्य कहते हैं। मतलब इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 आएंगे, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 जो है वो 3 से कट जाता है, ठीक है, तो इसीलिए अभाज्य नहीं होगा। समझ गए ना। एक सवाल बनता है कि सम संख्या में वो कौन सा संख्या है जो अभाज्य है, तो सम संख्या केवल 2 ही है जो अभाज्य बनाता है। 2 के अलावा बाकी अभाज्य संख्या सारे विषम संख्या से निकलते हैं, और अभाज्य संख्या बहुत सारे होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ही संख्या लिखे हैं। अब आते हैं भिन्न संख्या। भिन्न वही होता है जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, मतलब कोई भी नंबर लिखिए इस तरह से ऊपर नीचे, ये भिन्न होता है। सिंपल 4/2 लिखिए, 6/3 लिखिए, 5/3 लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस इस तरह से लिखना चाहिए, उसे कहते हैं भिन्न, ठीक है। तो जैसे आप 4/2 लिखिए, ये भिन्न है, लेकिन इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2, तो 2 आ गया। क्या 2 भिन्न नहीं है? हाँ, ये 2 भी भिन्न है, ठीक है। ये 4/2 भिन्न है, काटने के बाद अगर 2 आया तो ये भी भिन्न है, लेकिन अभी भिन्न के रूप में लिखा नहीं है। अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं इसके नीचे 1 दे दीजिए, भिन्न बन गया। या इस 4 को अब 4/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद तो यही आएगा। तो ये जितने भी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सारे नंबर भिन्न है, क्योंकि किसी को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि -6/2 लिख लिए, ये कट के -3 आएगा, क्या -3 नहीं है? तो ये भिन्न है ना, तो भिन्न होते हैं। तो भिन्न कौन कौन? ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारे संख्या भिन्न होते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आता है वास्तविक। ये जितने भी संख्या है ना, सबको अगर मिला देंगे तो सारे वास्तविक, यानी जो भी हम लोग संख्या पढ़ रहे हैं ये वास्तव में है ना, इसीलिए सारे वास्तविक संख्या है। और एक संख्या बनता है काल्पनिक, जो संख्या रूट के अंदर 1 में आ जाए उसे काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा काल्पनिक तो उदाहरण आएंगे नहीं, बस वास्तविक समझ लीजिए, ये सारे संख्या वास्तविक। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, धनात्मक की ओर बढ़ता है, उसे प्राकृतिक कहते हैं। पूर्ण प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी जोड़ लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से धनात्मक की ओर बढ़े एवं 0 से ऋणात्मक की ओर बढ़े, वो भी अनंत तक, जहां तक गिन पाए, पूर्णांक कहलाता है। सम संख्या वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से भाग चला जाए, सम कहलाता है। ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना जाए, विषम कहलाता है। ऐसी संख्या जो खुद से एवं 1 से भाग जाए उसे अभाज्य कहते हैं, या दूसरे रूप से खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर उसे भाग ना दे सके, उसे अभाज्य कहते हैं। भिन्न जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इस तरह से बटे में, अपॉन में, उसे भिन्न कहते हैं। और ये सारे संख्या वास्तविक संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं चैप्टर। यहाँ से क्लास 9 के बच्चों के 9.9 प्रश्नावली पढ़ना शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है q का जो वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सवाल में परिमेय संख्या बोला है, हमने इस पिछले कॉन्सेप्ट में हमने भिन्न संख्या सीखा। तो भिन्न और परिमेय आपस में एक जैसे ही है, ठीक है, थोड़े से उसमें अंतर है, लेकिन परिमेय और भिन्न एक ही होते हैं लगभग। परिमेय को भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और भिन्न को भी p बाई क्यू के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो बस परिमेय एक नियम ये होता है कि नीचे वाला आप 0 के इक्वल नहीं ले सकते, यानी जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइन हो जाता है। मैथ में कहीं किसी भी जगह आप 0 नीचे नहीं ले सकते। अगर वो 0 आ गया तो सवाल अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी वो हल ही नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारे उसके हल आ जाते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है ये पूछा है, तो पहले हम परिमेय संख्या जाने से पहले 0 को लिखते हैं। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या, उसने ये पूछा था। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो क्या 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कट के तो 0 ही आएगा ना, तो हो गया ना p/q के रूप में। और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला तो हो सकता है ना, क्योंकि 0 के नीचे किसी भी नंबर को रखेंगे तो वो नंबर 0 ही होता है। तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 0/2 लीजिए, 0/3 लीजिए, 0/4
4 लीजिए, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी 0 के नीचे कोई भी नंबर लीजिए वो घुमा फिरा के 0 ही आता है, लेकिन सिर्फ नीचे 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो 0/2, 0/3, 0/4 ये लंबा बढ़ते जाएगा। तो ये सारे संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P/Q के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वो एक परिमेय संख्या होते हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। यानी सवाल नंबर 2 में बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय का मतलब क्या था? P/Q के रूप में लिखना, P/Q के रूप में लिखना। तो जब भी 6, 7 निकालने बोले हैं ना, क्योंकि उसने बोला था 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बोला है, परिमेय संख्या। तो आपको क्या करना है, इसमें 6 से 1 ज़्यादा, जितना भी बोलेगा उससे 1 बढ़ा के, यानी 6 परिमेय बोलेगा तो 6 में 1 बढ़ा के, यानी 7, 7 ऊपर नीचे इसको गुना कर दीजिए। तो 3 में 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि 7 7 कटेगा तो 1 होगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो नंबर 3 होगा। लेकिन इस नंबर में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कोई भी नंबर आप अगर गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में कीजिए, क्योंकि कटने से 1 आता है और 1 मल्टीप्लाई होने से 3 आता है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं लाता है। जैसे 7 7 कटेगा तो 1 आएगा, और 1 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा। तो किसी भी नंबर को ऊपर नीचे ले सकते हैं, सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे लेना गलत है, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए तो 3 7 21, तो ये 21/7 आ जाएगा, और ये 7 4 28, 28/7 आ जाएगा। क्या इसके बीच में नंबर नहीं है? देखिए यहाँ पर 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है। देखिए 1 2 3 4 5, तो उसने बोला था 6 नंबर लेना, तो इसमें कितने आ गए? अच्छा, एक नंबर 27/7 है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके और इसके बीच में बोला तो 6 परिमेय संख्या लिखिए, तो इसके बीच में ये 6 परिमेय संख्या हो गया। क्या इसके बीच में और संख्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें और कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें 6 ही चाहिए था, इसी 6 ही निकाले। अगर हमें और चाहिए था तो इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसमें और ज़्यादा आता है। तो अब चलिए सवाल नंबर 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो कितने परिमेय संख्या निकालना है? 5। तब से इससे पहले क्या बताए थे? जितने परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उससे 1 बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा नीचे का नंबर इक्वल होना चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि नीचे का नंबर बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें नीचे का नंबर बराबर दिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 6 को काटेंगे तो आएगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। 6 6 कट जाएगा तो आएगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा। यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। हमेशा ये चेक करना है। अगर ऊपर 6 है, नीचे कोई दूसरा नंबर ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा दोनों को काटने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो ये आएगा 6 3 18 और 5 6 30, ये आएगा 6 4 24 और 5 6 30। देखिए इसके बीच में कितने नंबर है? 18 और 24 के बीच में यहाँ पर होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5, उसने बोला था 5 परिमेय संख्या, हमने 5 परिमेय संख्या निकाले। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो अब इससे बड़ा नंबर गुना कर सकते हैं। 7/7, 7/7, 8/8, 8/8, 9/9, 9/9। ये जरूरी नहीं कि इसमें आप 6/6 लिए तो इसमें 6/6 ही लेना पड़ेगा। इसमें 6/6 लिए तो इसमें आप 7/7 ले सकते हैं, 8/8 ले सकते हैं। ये दोनों मिलाना जरूरी नहीं, बस ये ऊपर नीचे मिलना चाहिए, क्योंकि कटने के बाद आना चाहिए वहाँ। हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ यहाँ मिलना जरूरी नहीं? क्योंकि आप इसमें इंडिविजुअल गुना करें ना, तो इसमें ऊपर नीचे नंबर सेम होना चाहिए और कटने के बाद 1 होना चाहिए। तो हमने क्यों बराबर लिया? क्योंकि सिर्फ हमको 5 चाहिए था, और जब भी फिक्स नंबर लेना होता है तो दोनों में सेम सेम नंबर गुना किया जाता है। और अगर आपको फिक्स नहीं लेना है तो आप इसमें 6/6 लिए तो कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे 4/4, 5/5, लेकिन बट्टे में सेम नंबर ऊपर नीचे होना चाहिए हर और अंश में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 5 परिमेय संख्या। अब सवाल नंबर 4 में चलते हैं। उसमें सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
यानी कि 4 नंबर में नीचे 3 क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि ये जो कथन है ये सत्य है या नहीं। तो इसको पहले समझना है और इसका कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो पहला सवाल है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने इससे पहले एक संख्या रेखा देखा था जिसमें बताए थे कि 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये अनंत का साइन होता है। अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड कर ले तो ये होता है पूर्ण संख्या, उसे कहते थे होल नंबर। और प्राकृतिक को कहते हैं नेचुरल, यानी एन से डिनोट करते हैं। तो सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो सवाल वही पूछा था कि, तो सवाल ने यही बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है, सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला सवाल बोल रहा है, चौथे नंबर का दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं पहले पूर्णांक को लिख देता हूं। तो पूर्णांक जो होता है वो इधर जाता है, देखिए 1 से चालू होकर अनंत तक जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर 0 को ले ले और अनंत तक जाए, वो भी धनात्मक की ओर, ये दोनों धनात्मक की ओर बढ़ता है, तो इसे 1 से चालू होकर अनंत तक जाएगा तो उसे प्राकृतिक, और 0 से लेकर अनंत तक जाए तो उसे पूर्ण संख्या। 0 से प्लस की ओर भी बढ़ेगा और माइनस की ओर भी बढ़ेगा अनंत अनंत तक, तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो दूसरा नंबर में दूसरा सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो कैसे प्रत्येक पूर्णांक, तो ये -2 पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो सिर्फ पॉजिटिव लेता है और पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आता है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। पूर्णांक को बोलते इंटीजर, यानी कि आई। ठीक है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि देखिए प्रत्येक परिमेय बोला तो 1/2 एक परिमेय संख्या, और ये क्या पूर्ण संख्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या सिंपल 1 2 3 ऐसे नंबर में आता है, ऊपर नीचे बटे में नहीं आता। ठीक है, तो जैसे 3/2 ले लिए, 5/2 ले लिए, तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, अगर हम 4/2 ले लें तो ये पूर्ण संख्या हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसको काटेंगे तो 2 आएगा और 2 इसके अंदर आता है, समझ गए? और इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये भी काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, और चूंकि पॉइंट वाला वैल्यू पूर्ण संख्या में नहीं आता। तो सवाल ने बोला था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, वो गलत है। समझ गए? मैं फिर से बताता हूँ। एक नंबर इसमें पूछा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल में बोला था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक माइनस प्लस सारा लेता है। अगर ये पूर्णांक मैंने उठा लिया तो पूर्ण में कैसे आएगा? क्योंकि पूर्ण तो प्लस वाला नंबर लेता है, धनात्मक लेता है, तो दूसरा वाला गलत। पहला वाला सही था, दूसरा वाला गलत था। तीसरा नंबर में पूछा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 1/2 एक परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। मैंने कारण और आंसर दोनों बता दिए। मैं इसको लैंग्वेज के तौर पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके साथ 1.1 प्रश्नावली समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में 1.2 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।